नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि आज की क्लासेस में हम लोग बात करने वाले हैं, आपको इसी देख के पता चल गया होगा कि चैप्टर 3 जिसका नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ओके, मैं थोड़ा सा इसको अ, और लार्ज कर लूँ। ओके, डीप कर लेता हूँ। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये थोड़ा सा और डीप कर लेता हूँ। ओके, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन आज का हमारा टॉपिक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। ये टॉपिक देखिए, ये टॉपिक बहुत इजी भी है, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि इसी से सारी चीज़ों का निर्माण हो रहा है, मतलब कि बन रहा है, जैसे कि स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, कई सारी चीज़ें। तो अगर आप इसका कोर कॉन्सेप्ट अगर ढंग से नहीं पढ़िएगा तो ये आपकी पूरी कॉन्सेप्ट के जो इमारत बनने वाली उसको ये डमाडोल यानी बिगाड़ देगा वो। तो सिंपल सी बात है, आप इस चीज़ को सही कर लीजिए। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं नीट और सॉरी नीट बोल रहे हैं, नीट और जेई के पर्सपेक्टिव से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। तो चलिए आज का टॉपिक हमारे पास। तो सबसे पहले बात, आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 3 का नाम है मोशन इन मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे आज और कल में, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ओके, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। दूसरा हम लोग चर्चा करेंगे डिस्प्लेसमेंट के साथ ही हम लोग चर्चा कर लेंगे डिस्टेंस के बारे में, क्योंकि दोनों एक ही साथ आ जाएगा। फिर हमारे सामने एक टर्म आएगा स्पीड। ओके, स्पीड के बाद हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। वेलोसिटी के बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। ये हमारे पास टॉपिक है एक्सेलरेशन। और इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे एक्सेलरेशन के बाद इस सबको मिला करके किसके बारे में, तो जिसका नाम होगा काइनेमेटिक्स इक्वेशन। काइनेमेटिक्स इक्वेशन, ठीक है। बट इस काइनेमेटिक्स इक्वेशन से पहले हमको थोड़ा सा एक बार ग्राफ सीख लेना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे ग्राफ की चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे काइनेमेटिक्स इक्वेशन के बाद हम लोग बात करेंगे मोशन अंडर gravity, motion under gravity, and then after we are talking about the relative velocity, relative velocity। तो ये हमारे पास कुल इतने हमें टॉपिक डिस्कस करने हैं, और इसके साथ ही हम लोग अलोंग द टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे नीट और जेई के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को, और नीट प्लस जेई के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और इसके साथ ही आपको प्यारा प्यारा सा डीपीपी मिलेगा। तो डीपीपी में आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को यहाँ से पढ़ने के बाद सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और आपको प्लस पे बुक्स भी मिलेगा, ताकि चैप्टर खत्म होने के बाद आप लोग उसको प्रैक्टिस कर सको नीट जेई के क्वेश्चन बैंक के साथ, पीवाईक्यू के साथ। तो आपके पास अगर कम टाइम में चाहते हैं बेहतर तैयारी करना, तो आपके लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है। तो चलिए इस पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नीट और जेई के पर्सपेक्टिव से। सबसे पहली बात, तो हमारे सामने इस टर्म में एक टर्म आता है कि रेस्ट और मोशन क्या है, ठीक है। रेस्ट और मोशन का प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, तो देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है। मान के चलो कि आप एक ट्रेन के अंदर बैठे हो, ठीक है। तो ये जो आदमी ट्रेन के अंदर बैठा होगा ना, इसके लिए इसके अगर इसने पानी का बोतल रखा होगा यहाँ पर, तो उसके लिए ये पानी का बोतल क्या है, रुका हुआ है, ठीक है। बट इस वाले आदमी के लिए ये पानी का बोतल और इसके साथ ये पूरी ट्रेन क्या हो रही, चल रही है। तो एक ही पानी का बोतल एक आदमी के लिए रुका हुआ है और दूसरे आदमी के लिए क्या हो रहा है, चल रहा है, ठीक है। और अगर ये पानी का बोतल इसको लगता है कि रुका हुआ, अगर ये ट्रेन के बाहर फेंका और किसी को लग गया, तो उसको बहुत ज़्यादा चोट लगेगा, इससे बहुत हार्म करेगा उसको। क्यों? क्योंकि आपके लिए वो पानी का बोतल रुका हुआ है, लेकिन सामने वाले के लिए चल रहा है। तो कहने का मतलब क्या होता है, पानी का बोतल और इसकी दूरी, इस आदमी की दूरी जो इसके अंदर बैठा हुआ है, उसकी डिस्टेंस हमेशा एक जैसा है, वो बदल नहीं रहा है, वो सराउंडिंग के तुलना में बदल नहीं रहा है। बट बाहर वाले के लिए क्या है, ये पूरी की पूरी ट्रेन ही चल रही है। तो इसके लिए क्या है कि ये बढ़ रहा है, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, बट इसके लिए इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। तो कहा जाता है वह ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन नहीं चेंज करता हो सराउंडिंग और टाइम के साथ, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बउआ, रेस्ट। और जो अपनी पोजीशन चेंज कर ले सराउंडिंग और टाइम के साथ, उसको क्या बोलेंगे, मोशन। बहुत बेसिक सी बात है। जैसे एक बात बताओ, बाइक पे बैठे हो या कार के अंदर बैठे हो, तो कार के अंदर आप किसी के साथ जा रहे हो, मान के चलिए दो पार्टनर है, कार के अंदर जा रहा है, ठीक है। ये रहा, हम लोग कार के अंदर जा रहे हैं। तो कार के अंदर एक आदमी बैठा हुआ है, दूसरा आदमी बैठा हुआ है। तो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बात करके बतिया रहा है, उसके लिए रुका हुआ है। लेकिन जो बाहर वाला आदमी होगा उसके लिए तो ये चल रहा होगा। तो इसके अंदर का सराउंडिंग क्या है, अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रही है, तो ये आपस में कह सकता है कि हम रेस्ट में। बट बाहर वाले के लिए सराउंडिंग क्या हो रही है, चेंज हो रही है, आगे बढ़ रही है, इसीलिए बोलेगा कि मोशन में। तो एक ही ऑब्जेक्ट किसी के लिए रेस्ट में हो सकता है और किसी के लिए मोशन में हो सकता है, डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो खैर, ये रेस्ट और मोशन की एक बेसिक सी डेफिनेशन है, आप चाहो तो इसको एक बार देख लो, ठीक है।
बट नेक्स्ट हमारे सामने जो मेन टॉपिक है उस पर हम लोग आते हैं। तो आप ही हम लोग बात करने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। बहुत ही सिंपल सा बात है। तो सबसे पहले चर्चा हम लोग बात करने वाले हैं डिस्टेंस के बारे में, ठीक है। डिस्टेंस क्या है, तो मान के चलिए कि एक आदमी है जिसने यहाँ से चलना चालू किया ए पॉइंट से, ठीक है, यहाँ कोई झंडा गड़ा हुआ है, और यहाँ चलते 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 इस बी पॉइंट तक आ गया, और यहाँ भी झंडा गड़ा हुआ है। तो क्या बोलेगा इस आदमी ने, ये जो पाथ है उसकी लेंथ कवर की है, ये एक्चुअल पाथ है। कौन सा पाथ है, एक्चुअल पाथ। तो इसकी कुछ लंबाई होगी, इसके इस लेंथ की, इस पाथ की कुछ लंबाई होगी। तो कहा जाता है जो एक्चुअल, यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूंगा तो एक्चुअल लेंथ जो होता है ना किसका, पाथ का, जिसको कवर्ड किया जाता है, कवर्ड किया गया है किसके द्वारा, बाय द पार्टिकल, जिस पार्टिकल के द्वारा कवर्ड किया गया उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वो डिस्टेंस। तो यहाँ पे कहा गया है इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द मूविंग पार्टिकल, जो भी पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है ना, दिए गए टाइम इंटरवल्स में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस, चूंकि आप कह सकते हो कि डिस्टेंस तो एक सिंपल सी बात है, जितना करेगा उसको आपको मापना ही पड़ेगा, फीता उत्ता लेकर, जो भी आपके पास मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट है उसको लेकर मापना ही पड़ेगा। और ये लेंथ है, तो ये एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो आप कह सकते हो कि इसका कोई जनरल कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। ये स्केलर है कि वेक्टर, तो इसको बोलते हैं ये स्केलर। और स्केलर क्यों है, इसलिए स्केलर है क्योंकि इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, वो कभी इधर जा रहा है, कभी इधर चला, मैं उधर चला, इधर चला मैं उधर चला, है ना, तो इधर चला मैं उधर चला, ठीक है। तो जब इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन ही नहीं है तो क्या कोई बता पा रहा है कि ये जा कहाँ है एग्जैक्टली में। तो जिसका कोई डायरेक्शन ही फिक्स नहीं है, तो आप कह सकते हो कि जिसकी डायरेक्शन क्षण क्षण बदले, हर एक सेकंड पे बदल रही है, तो आप कह सकते हो कि इसके बारे में कोई आपके पास गिवन आइडिया है ही नहीं। मान के चलो एक आदमी जो है उसको मार्केट जाना है, वो घर पे गए, पापा अंकित कहाँ गया है, तो अंकित तो गया है बाजार। अच्छा, तो इस रास्ते से मिल जाएगा, अरे पता नहीं वो चक्का है, किन्ने किन्ने घूम घाम के जा रहा होगा। तो उसका कोई सही फिक्स रास्ता है क्या, नहीं है। तो जब उसका फिक्स रास्ता नहीं, तो हम बोलेंगे उसका कोई एक क्लियर डायरेक्शन नहीं है। लेकिन अगर कोई स्ट्रेट लाइन जा रहा है तो क्या बोलेंगे, भैया इसकी क्लियर डायरेक्शन है। तो कहने का मतलब ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। और साथ ही साथ एक बात आप ये भी समझ लीजिए इसके साथ, कि इसके पास डायरेक्शन नहीं है ऐसा नहीं है, डायरेक्शन है, बट इतना रैंडम चेंज कर रहा है ना, जिसकी वजह से आप कुछ फिक्स नहीं कर पा रहे हो। तो कोई आदमी को लगता है डिस्टेंस के पास डायरेक्शन ही नहीं, डायरेक्शन है बट बहुत रैंडम चेंज कर रहा है, इसीलिए कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। तो आप लिख दीजिएगा इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। दूसरा, इसका ऐसा यूनिट, तो चूंकि डिस्टेंस को मीटर में मापते हैं तो मीटर, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, इसका डायमेंशन, तो डायमेंशन होगा एल। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एम के पावर जीरो, एल के पावर जीरो, सॉरी एल के पावर जीरो लिख ले, टी के पावर जीरो, एल के पावर वन। तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या कहेगा, तो बोलेगा यहीं पर एक आदमी है और यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ए पॉइंट से पहुँच गया बी पॉइंट पर, ठीक है। तो पापा क्या बोलते हैं, ए लड़का, चुपचाप तो यहाँ से ना यहाँ एकदम सीधे जो, कहीं अगर इन्ने उन्ने घूम ले तो गोड़ तोड़ दो। तो कहने का मतलब क्या हुआ, उनको पता है कि अगर ये सीधा रास्ता पकड़ेगा तो सबसे छोटा रास्ता पकड़ेगा, और जब ये सबसे छोटा रास्ता पकड़ा और आप तुम जाकर इससे पूछ रहे हो पापा अंकित कहाँ गया है, तो अंकित तो वही बाजार गया है, तो उससे मिलना था, जाओ ना ये रास्ता है, जाओ सीधे मिल जाएगा, रास्ते पर ही मिल जाएगा। क्योंकि उसको डायरेक्शन क्या था, पता था। तो इसीलिए इसके पास डायरेक्शन है, कहाँ से डायरेक्शन है, इनिशियल से कहाँ की ओर, फाइनल की ओर, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर क्या बोलेंगे कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ मेजर द डायरेक्शन इनिशियल टू फाइनल। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दो पॉइंट्स के बीच के सबसे छोटी दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो अब क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि ठीक है, आपने इतना बोल दिया, तो डेल्टा एस इक्वल टू क्या होगा, तो डेल्टा एस इक्वल टू क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वाली पोजीशन माइनस इनिशियल वाली पोजीशन, ठीक है, ओके, ये आ गई। तो अब आपसे पूछेगा ये स्केलर है कि वेक्टर, तो सिंपल बोलिएगा इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो फाइनल टू इनिशियल, डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन किधर होगा, फाइनल टू इनिशियल, क्लियर। अब कहिएगा इसका ऐसा यूनिट क्या है, तो सिंपल सी बात है, ये भी तो एक तरह का डिस्टेंस ही है ना, ये भी डिस्टेंस ही है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बस इसका पास क्या है, एक फिक्स लेंथ पाथ है, उसके पास एक फिक्स पाथ नहीं था, तो ये भी एक तरह का लेंथ ही है, तो क्या बोलेंगे, मीटर। सीजीएस यूनिट क्या होगा, तो इसका भी होगा मीटर। उसके बाद इसका डायमेंशन क्या होगा, तो उसका भी होगा एल।
ठीक है, ये बात हुई। कई लोगों को लगता है डिस्प्लेसमेंट अलग है, नहीं भाई, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ही है, बट डिस्टेंस के पास डायरेक्शन हर क्षण बदल रही है, पर इसके पास क्या है, एक सिंगल डायरेक्शन, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये तो हुआ इसका बेसिक बात। अब सवाल आता है कि क्या, यहाँ देखिएगा, अगर कोई भी चीज स्ट्रेट लाइन पे चल रही है, यहाँ देखिएगा, तो स्ट्रेट लाइन पे, तो स्ट्रेट लाइन पे यही इसका डिस्टेंस होगा और यही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे छोटी और बड़ी सब पाथ बराबर हो जाएगा। तो अगर स्ट्रेट लाइन पे चलेगी, यहाँ पे बोल सकते हैं इफ पार्टिकल मूव ऑन स्ट्रेट लाइन, अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है कौन से लाइन पर, स्ट्रेट लाइन पे, तो हम कहते हैं कि जो इसका डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये अपने साथ डायरेक्शन लेकर आएगा। इसी के लिए मॉड लगा दीजिएगा, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। अब ये क्या होता है, तो वेक्टर में आपको पढ़ाने वाले हैं कि यहाँ डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है, बट डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर, तो वेक्टर अपने साथ डायरेक्शन लेके आएगा, तो डायरेक्शन को हटाने के लिए हम यहाँ पे मॉड लगा देते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट के। बट यही मान के चलो, अगर ये कर्व पाथ पे चले, कर्व पाथ पे जैसे मान के चलिए 3 मीटर 4 मीटर, तो एक बात बताओ, यहाँ पर डिस्टेंस कितना होगा, तो आप बोलिएगा डिस्टेंस टोटल पाथ, तो 3 + 4 कितना मीटर, 7 मीटर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो दो पॉइंट्स के बीच की सबसे छोटी दूरी, सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो आप बताइए, डिस्प्लेसमेंट तो सबसे छोटी दूरी कैसे निकालेंगे, रूट अंडर, याद आया, रूट अंडर, देख रहे हो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तब ना इसका स्क्वायर निकलेगा। ये लाइन कैसे निकलेगा, पाइथागोरस पर में से इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो क्या बोलेंगे बुआ, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 9 + 16, तो हो जाएगा 25। अब 25 को बाहर निकालेंगे तो 5, तो बताओ 5 मीटर छोटा है पर डिस्टेंस क्या है, बड़ा। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी कर्व पाथ पे चलेगा तो क्या ज्यादा होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, डिस्टेंस किससे ज्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट से। कब, जब ये कर्व पाथ पे चलेगा, और स्ट्रेट लाइन पे चलेगा तो क्या होगा, बराबर। तो यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर मैं जनरल केस लिखूंगा, जनरल केस, तो क्या आप यहाँ पे कह सकते हो, डिस्टेंस को मैं यहाँ एस बोलता हूँ और डिस्प्लेसमेंट को भी यहाँ एस बोलता हूँ, एस वेक्टर। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ डिस्टेंस या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। मैं अगर इस दोनों केस को जनरलाइज करता हूँ, जनरलाइज करने का मतलब दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो जब ये बराबर स्ट्रेट लाइन पे चलेगा तो बराबर होगा, और जब ये कर्व पे चलेगा तो क्या होगा, बड़ा होगा, किसके, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के। ठीक है, तो यहाँ से एक केस और निकल सकता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो हमेशा किससे बड़ा होगा, एक से बड़ा होगा, और अगर उल्टा कर दूंगा तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो तो हमेशा एक से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस याद रखिएगा स्केलर क्वांटिटी है, तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो ये 0 भी हो सकता है, ये 1 भी पॉजिटिव भी हो सकता है, और ये निगेटिव भी हो सकता है। अब सवाल है जीरो कब होगा, तो जब किसी पाथ पे जहां से चला वापस वहीं आ गया, तो जहां से चला वहीं आ गया, तो इनिशियल भी वही फाइनल भी वही, तो राउंड ट्रिप में क्या हो जाएगा, राउंड ट्रिप में क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। आगे मैं सवाल देखने वाला हूँ, तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की मोटा मोटी तौर पे बातें समझ में आ गई, बहुत बस इतना ही बात से आपका काम चल जाएगा। डिस्टेंस किसे कहते हैं, तो कहिएगा टोटल पाथ। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट किसे कहिएगा, बोलिएगा शॉर्टेस्ट पाथ। चलिए इस पे सवाल सब देखते हैं, ताकि आपको ओवरऑल सवाल बहुत कुछ क्लियर करता है भाई। यहाँ देखो, एक पार्टिकल जो है यहाँ पर स्टार्ट कर रहा है ओरिजिन से, कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ओरिजिन से, कौन से लाइन पर, एक्स लाइन पर। ठीक है, उसका कोऑर्डिनेट कितना है, 20 मीटर 0। ठीक है, तो मान के चलिए उन्होंने कितना से चालू किया, 20 मीटर 0 से, मतलब ओरिजिन से चालू किया, और कितना चलना चालू किया, यहाँ तक आ गया। ठीक है, मतलब एक्स में 20 बढ़ी है, वाई में बढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये केवल एक्स पे काम कर रहा है। अब वो रिटर्न भी हो गया, मतलब वापस भी आ गया, और वापस कुछ ज्यादा ही आ गया। तो जब ये 20 से यहाँ पहुंचा होगा तो 0 हुआ होगा, पर ये 0 पे नहीं रुका, बोलता है अभी माइनस में जाएंगे, मतलब और आगे जाएंगे, तो बोला जाओ यार, तो यहाँ पे आ गया। तो बताना है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कितना होगा। तो मान के चलिए ये रिक्शा वाला है, रिक्शा वाला को आपने बोला कि भैया यहाँ जाओ, तो ये यहाँ गया, भैया यहाँ जाओ, यहाँ आया, भैया यहाँ जाओ, यहाँ गया, तो वो तो रिक्शा वाला आपसे पूरा पैसा लेगा ना भैया, क्योंकि आपने डिस्टेंस तय करवाया है। तो यहाँ पर क्या बोलेगा, रिक्शा वाला बोलेगा भैया आप यहाँ से यहाँ आए थे तो कितना आए थे, तो बोलेंगे ओए। अच्छा, ओए मत समझ लेना, ओए, है ना, और ए से सी तक तो क्या बोलिएगा, ए सी। अब ओए का यहाँ पर
ओ ए का यहाँ पे 20, ए सी का यहाँ पे 40, तो 20 प्लस 40 कितना हो जाएगा 60, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं चलता है, क्योंकि मैंने बोला ना डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव में होता है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट के साथ देखिए, डिस्प्लेसमेंट में अब मैं आपको पता है एक्स को आई मानते हैं, वाई को जे मानते हैं और जेड को के मानते हैं, ठीक है, यह भी आपको पढ़ाने वाले हैं। तो बताइए यहाँ पर जीरो से यहाँ गया, तो बताइए ओ से लेकर ए तक कितना तय किया है बुआ, तो बोलेंगे 20 आई, कितना आई 20 आई। और यहाँ से यहाँ गया, तो बताओ 20 से पहले जीरो गया होगा और जीरो से वापस 20 गया, तो 20 प्लस 20 14 हो जाएगा, लेकिन चूंकि ये उल्टा चला है तो इसीलिए माइनस लग गया। इधर आएंगे तो प्लस, उल्टा जाएंगे तो माइनस, तो यहाँ पे 40, लेकिन है आई है लेकिन माइनस के साथ, तो -40। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आई माइनस 20 आई, लेकिन किस में, माइनस में। मतलब एक बात बताओ, एक आदमी 20 मीटर यहाँ गया और 40 मीटर यहाँ गया, तो कितना गया, तो अभी अपने ओरिजिन से वो 20 मीटर की दूरी पर है, क्योंकि 20 तो खत्म हो गया, लेकिन अभी भी ये माइनस में, माइनस मतलब जहां से वो चला था उसके पीछे है, तो यहाँ से उसके पीछे कितना है -20 आई मीटर। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट निकल गया, ये आपका डिस्टेंस निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को भी देखिए, यहाँ पर भी सेम है। एक आदमी है वो ओ से कहाँ गया, ए तक गया, कितना मीटर 8 मीटर। ए से कहाँ गया, बी तक गया, बी से कहाँ गया, सी तक गया, और सी से डी तक गया। तो पहले तो डिस्टेंस निकालिए, तो ओ से लेकर ए तक गया तो 8 किलोमीटर, तो ओ ए की लंबाई कितनी है 8 लिख दिया। ए से लेकर बी तक गया, तो ए से लेकर बी तक 4, तो यहाँ पे 4 लिख दिया। और बी से लेकर सी तक गया, तो बी से लेकर सी तक को 4, और फिर सी से लेकर डी तक गया, तो इसको क्या बोलेंगे 1। तो आप सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 17 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई 70 किलोमीटर, ठीक है। अब सवाल है डिस्प्लेसमेंट का, तो आप बताइए डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या डायरेक्शन रखना पड़ता है, और डायरेक्शन के लिए हम पहले ही बोल चुके हैं, इधर को आई बोलेंगे, इधर को जे बोलेंगे, ठीक है, बेसिक रूप से। तो आप बताइए यहाँ पर ओ ए, तो ओ ए को हम लोग कितना बोलेंगे 8, अच्छा। ए बी को कितना बोलेंगे 4, बी सी, लेकिन 4 माइनस में, यहाँ पे देखो ये प्लस में है क्योंकि इधर आ रहा है, ओके, ये माइनस में है क्योंकि ये नीचे जा रहा है, और भी वाई में, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स के लिए तो आई लगा दिए, वाई के लिए -4j, और ये उल्टा जा रहा है, तो उल्टा जा रहा है तो ये माइनस में होगा, लेकिन चूंकि एक्स एक्सिस पर है तो क्या लिखेंगे -4i, और फिर ये ऊपर गया है तो प्लस, तो क्या बोलेंगे +j, 1 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आई को आई के साथ जोड़िएगा, तो आई को आई के साथ जोड़िएगा तो 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, 4 को आई के साथ जोड़िएगा तो -4 में से जाएगा तो -3 बचेगा। तो हमारे पास इस ओवरऑल इस 1 2 3 चारों को हटा करके सिंगल हमारे पास क्या आया, तो सिंगल हमारे पास आएगा ओ से चलना चालू किए, डी पर पहुंचे, तो हमारा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बुआ ओडी, हमारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा ओडी, जिसकी वैल्यू कितनी दी गई है, तो जिसकी वैल्यू हमने निकाली है 4i -3j, ठीक है। अब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, तो पता है ना एक्स के स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर, ऐसे ही ना निकलता है। तो बताइए एक आई है और एक जे है, तो ये अगर इस वेक्टर अगर इसको सजाइएगा तो आई में 4, अभी आपको वेक्टर पढ़ाने वाला अगले चैप्टर में, और -3, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे -3, तो ये कितना हो जाएगा रिजल्टेंट हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे ना एक्स का स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4 के स्क्वायर 16 और 3 के स्क्वायर 9, तो ये कितना हो जाएगा √25 मतलब 5। तो देखिए इसका आंसर क्या आ गया 5। अब डायरेक्शन निकालना है, तो देखिए अभी बोला है ना ये इधर और ये इधर, तो बीच का रिजल्टेंट इसके बीचे बीच होगा, तो बीच ये इसका रिजल्टेंट हुआ। अभी मैं आपको वेक्टर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर रिजल्टेंट वगैरह समझाऊंगा। अब बताइए यहाँ पर ये रिजल्टेंट आ गया, तो कितना डिग्री एंगल बनाया, तो इस एंगल के लिए हम लोगों को लिखना पड़ेगा tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है P/B, तो P की वैल्यू, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू, यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू दी गई है, ध्यान से देखिएगा, परपेंडिकुलर यहाँ पे थीटा बन रहा है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई है, यहाँ पे देखिएगा 3, और ये वैल्यू कितना है, तो ये वैल्यू है 4, तो 3/4, तो थीटा बराबर tan थीटा बराबर यदि 3/4 आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं 37 डिग्री। और ये प्योर वेक्टर का सवाल है, ठीक है। तो अगर आप लोग वेक्टर पढ़े होंगे तो ये समझ में आएगा, नहीं पढ़े होंगे तो आप वेट कर लीजिए वेक्टर में से कितने सवाल आएंगे, ठीक है। तो आप इसको छोड़ दीजिए वेक्टर के लिए, बस अभी आप इसको बेसिक सा सवाल बना करके समझ लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में भी निकालना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है एक पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो ये लीजिए सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है। आप कह रहा है वो एक चक्कर लगाने में 40 सेकेंड लगाता है, अच्छा 1 राउंड, तो मैं बोल देता हूँ 1 राउंड। टाइम इजकल टू कितना है, तो टाइम इजकल टू है
40 सेकेंड। तो हमको एक बात बताइए, एक राउंड में डिस्टेंस कितना होगा? तो एक राउंड का डिस्टेंस, तो किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एक राउंड तय करेगा तो उसके सरकमफ्रेंस पे करेगा, परिधि पे करेगा। तो किसी वृत्त की परिधि उसकी, हाँ, दूरी होती है, तो 2 पाई आर। ओके। और डिस्प्लेसमेंट, तो जब कोई ऑब्जेक्ट जहां से चला था अगर वापस वहीं पहुंच गया तो उसके पीछे कुछ दूरी बचेगा क्या? जहां चला वहीं पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कहता है शॉर्टेज डिस्टेंस। तो अब ये कहता है कि एक बात बताइए, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट इन 2 मिनट 20 सेकेंड। तो 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना? तो पहली बात तो एक बात बताइए, एक राउंड का है तो पहले टाइम निकाल लेते हैं। 2 मिनट, तो 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, तो 2 मिनट में होगा 120 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड। तो आप बताइए, 120 का मतलब हुआ 3 राउंड, क्योंकि देखिए 40 सेकेंड में एक राउंड, तो बताइए 120 सेकेंड में कितना राउंड? 3 राउंड। अब प्लस 20 सेकेंड, तो 40 सेकेंड में एक राउंड, तो 20 सेकेंड में आधा राउंड, हाफ राउंड। अब कह रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालिए। तो सबसे पहली बात, 3 बार चक्कर काटा, पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो 3 बार चक्कर काटा, तो 3 गुने एक चक्कर का कितना है? 2 पाई आर, प्लस एक बार आधा चक्कर काटा, तो पूरा का 2 पाई आर, तो आधा कितना होगा? पाई आर। तो अब बताइए ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और एक 7, 7 पाई आर। ठीक है, 7 पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना होता है? तो आर का मान यहाँ पर हमें आर ए मान के चलिए, 7 से 7 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? 22 आर। ठीक है, ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। ठीक है, अच्छा अब सवाल आता है डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? डिस्प्लेसमेंट, तो एक यहाँ पे देखिए, 3 राउंड, जब एक राउंड का डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो 3 राउंड का भी जीरो ही होगा, और एक आधा राउंड बचा हुआ है, तो 3 राउंड का जीरो और आधा राउंड, तो आधा राउंड का इतना ही ना होगा। तो बताइए आधा राउंड के लिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो दो पॉइंट के बीच की दूरी, सबसे छोटी दूरी क्या हो जाएगा? ये इसका डायमीटर, और किसी भी सर्कल का डायमीटर होता है 2r। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2r। ठीक है, डिस्टेंस होगा यहाँ पे 22r और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2r। तो ये क्वेश्चन है, आपको ये बहुत अच्छा क्वेश्चन समझाने के लिए था। ठीक है, आप इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हालांकि ये वेक्टर का सवाल है, बट यहाँ पे मैं आपको फिर भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि शायद आप समझ जाओ। बट ये वेक्टर का सवाल है, कंप्लीट वेक्टर का सवाल है, बट आप लोग जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इतना तो हम बता ही सकते हैं कि आप लोगों का कॉमन सेंस भी इस लेवल का है कि कुछ नई नई चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए डायरेक्शन हमारे पास, तो सबसे पहले ईस्ट वेस्ट दिया हुआ है, तो हमको डायरेक्शन पहले चुनना सीखिए। इसको हम लोग बोलते हैं ईस्ट, इसको बोलते हैं वेस्ट। ठीक है, और ये ऊपर नहीं है बल्कि अंदर की ओर है, इस तरह से। इसको बोलेंगे नॉर्थ, इसको बोलेंगे साउथ। अंदर जाएगा तो नॉर्थ और बाहर आएगा तो साउथ। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 4 मीटर, एक आदमी जो है वो 4 मीटर ईस्ट गया है। तो चलिए मैं यहां से पिक्चर बनाता हूं, 4 मीटर ईस्ट। ओके, ईस्ट। अब कह रहा है 3 मीटर नॉर्थ। ओके, तो 3 मीटर अंदर की ओर गया, 3 मीटर नॉर्थ। ओके, अच्छा, तो ईस्ट और नॉर्थ के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। चलिए मैंने ये भी मान लिया 90 डिग्री होता है, तो इसको बोल सकते हैं ए वेक्टर, और इसको क्या बोलेंगे? बी वेक्टर। ठीक है, आगे पढ़िए। आप कह रहा है यदि वो क्लाइंब से ऊपर चढ़ जाए 12 मीटर। ओ, अब ध्यान से देखिएगा, ये 12 मीटर कहाँ चला गया? ऊपर। देखिए पहले गया ऐसे, फिर अंदर की ओर, अब फिर ऊपर, ये 3 अलग अलग अवस्थाएं हैं। ठीक है, तो ये गया ऊपर, तो ऊपर कितना से गया? तो 12 मीटर अप गया। ठीक, अब हमको कह रहा है कि इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालिए। तो डिस्टेंस तो आप इजी से निकाल सकते हो इसका, कैसे? तो टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ कितना होगा? 4 + 3 + 12, तो 12×3 = 15, 15×4 = 19 मीटर। ये आपका डिस्टेंस आ गया, तो बेसिक सा जोर है। बट डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ। ठीक है, तो अब जरा समझिएगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जरा सा। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूंगा? तो एक साथ पूरा का निकालना संभव नहीं है, तो क्या मैं पहले इस दोनों का निकाल लूँ? इस दोनों का, ये राइट एंगल ट्रेंगल बन गया, देखिए तो बिल्कुल बन गया। तो इसका राइट एंगल ट्रेंगल कितना बनेगा? तो इस दोनों के हटाकर ये कितना होगा? तो लिख सकते हैं यहाँ पे √4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, तो ये कितना हो जाएगा? 25, तो बराबर कितना हो जाएगा? 5। इस पिक्चर को थोड़ा रीऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो अब तो ये दोनों की कहानी खत्म हो गई। अब इस दोनों के बदले सिंगल ये आ गया,
ठीक, कितना 5 मीटर। ओके, अच्छा, और ये कहाँ खड़ा है, तो देखो ये बिछा हुआ है, अंदर की ओर जा रहा है, और ये कहाँ है, यहाँ से ऊपर है, ध्यान से देखिए, ये ऊपर है, और ये कितना है 12 मीटर, और अभी भी दोनों के बीच के एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि देखो ये ऐसे अंदर की ओर जा रहा है और ये ऐसे ऊपर उठ रहा है, तो एक अंदर और ये ऊपर, तो सोचो ना, एक हॉरिजेंटल प्लेन में है और एक वर्टिकल प्लेन में है, ये वर्टिकल और ये हॉरिजेंटल बिछा हुआ है, तो कितना हुआ 12। तो आप बताइए इसका रिजल्टेंट कितना होगा, फिर से मैं कलर बदल लेता हूँ, तो इसका रिजल्टेंट यही होगा, ठीक है, कितना होगा, तो रूट अंडर 12 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर, तो अगर ध्यान से देखिएगा तो ये हो जाएगा 144 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 5496, तो ये कितना हो जाएगा लगभग 13 का स्क्वायर मतलब 13 के आसपास हो जाएगा, हो गया 13 हमारा, तो आ गया हमारा आंसर 13 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या आ गया डिस्टेंस। क्लियर। अब इसी पे अगला सवाल है, नेक्स्ट सवाल, आई होप आप इसको भी घर से बना लेंगे। तो ये एक सवाल मैंने आपको घर के बनाने के लिए दिया है, मतलब हालांकि आपको बहुत सवाल है घर से बनाने के लिए, पर यहाँ पे मैं फिर से एक बार आपको कंस्ट्रक्ट कर दूं कि आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मैन जो है वो 50 मीटर नॉर्थ में है, 40 मीटर ईस्ट में, 20 मीटर ड्यू टू साउथ रीच टू द, जो भी अपना है कैफे अपने होम से जा रहा है, तो बताइए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आराम से बना सकते हो, मैं एक बार पिक्चर आपको बना दूं। 50 मीटर नॉर्थ, तो ये अब नॉर्थ को देखो, अगर ये 3 डायरेक्शन में होगा तो हम ऐसे मानते हैं, ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है, बट यहाँ पे 2 ही है, तो 2 के लिए आप अंदर क्यों दिखाना, आप इसको ऐसे दिखा दो, ठीक है, इसी चीज को जो अंदर दिखा रहे हो ना, वो अंदर ना दिखाकर अंदर कब दिखाना होता है, अंदर और ऐसे कब दिखाना होता है, जब 3 डायमेंशनल पिक्चर हो। यहाँ पे 2 डायमेंशनल है, तो 2 डायमेंशनल के लिए अंदर वाले की जगह ऐसे दिखा दो क्या, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे देखो, इसको ईस्ट मानते हैं, इसको वेस्ट मानते हैं, इसको नॉर्थ मानते हैं, इसको साउथ मानते हैं, पर रियल में नॉर्थ अंदर होता है, बट अभी मैं दिखा रहा हूँ कि नॉर्थ इस तरह से, ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो 50 मीटर नॉर्थ गया, ओके 50 मीटर नॉर्थ गया, तो यहाँ पे बोल सकता हूँ क्या, ए इज इक्वल टू 50 मीटर किधर की ओर, नॉर्थ की ओर, तो मैंने ए वेक्टर लिख दिया। फिर कह रहा है 40 मीटर ईस्ट, तो ईस्ट तो इधर है, 40 मीटर ईस्ट गया, ओके, तो बी इज इक्वल टू 40 मीटर ईस्ट। तो अब कह रहा है कि ये जो है कैफे से अपने घर गया, ठीक है, अब 20 मीटर साउथ गया, है ना, 20 मीटर साउथ, तो 20 मीटर साउथ ऐसे होगा कुछ, 20 मीटर साउथ, तो साउथ मतलब नीचे। तो अब कह रहा है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा अपने घर से यहाँ तक, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो पहली बार डिस्टेंस तो सिंपल हो जाएगा यार, 50 प्लस 40 प्लस 20 जोड़ दो, ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करोगे, अब इसको थोड़ा रीऑर्गेनाइज करोगे, ये 50 ऊपर गया और 20 नीचे आ गया, तो ओवरऑल कितना बचा, तो इस पॉइंट से ओवरऑल हमारे पास बचा अभी भी 30, क्योंकि 50 में से 20 खत्म कर चुका है, 50 ऊपर गया 20 आ गया, तो इसके पास तो 30 बचा ना, और ये कितना बचा है, तो ये बचा है 40। तो अब ये नहीं निकल जाएगा क्या, आराम से निकल जाएगा भाई, क्योंकि ये हमारा बचा हुआ और इस दोनों को कंबाइंड करने पर हमारे पास ये बचा 30 बचा, तो ये कितना बचेगा, रूट अंडर 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, रूट अंडर 1600 प्लस 900, तो यहाँ हो जाएगा 50 के आसपास में हमारा आंसर आ जाएगा। बट कुछ लोग बोलेंगे इसके डायरेक्शंस को बताइए, उसके लिए वेक्टर के लिए वेट कीजिए, वेक्टर में आपको सारे डायरेक्शंस ऐसे बहुत से सवाल करवाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप लोगों के पास ढेर सारा बहुत अच्छा अच्छा असाइनमेंट आ चुका है, तो प्लीज जाकर इस यूनिट एंड डायमेंशन का, सॉरी यूनिट डायमेंशन बोल रहा हूँ, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के क्वेश्चन नीट और जेई तक अगर आपको करना है, तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के पास जाइए और मजे से जाकर के वहां पे उसको बनाइए। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर सभी को, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, किसके साथ, स्पीड के साथ, स्पीड के साथ।